प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम शुरू करेंगे पत्रकारीय लेखन के भिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया का जो अगला पार्ट है, विचारपरक लेख या लेखन, टिप्पणियाँ और संपादकीय। इसमें हम पढ़ेंगे विचारपरक लेखन, लेख, टिप्पणियाँ और संपादकीय ये जो आते हैं क्या होते हैं। अखबारों में समाचार और फीचर के अलावा विचारपरक सामग्री का भी प्रकाशन होता है। कई अखबारों की पहचान उनके वैचारिक रुझान से होती है। एक तरह से अखबारों में प्रकाशित होने वाले विचारपूर्ण लेखन से उस अखबार की छवि बनती है। अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय अग्रलेख, लेख और टिप्पणियाँ इसी विचारपरक पत्रकारीय लेखन की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों या वरिष्ठ पत्रकारों के स्तंभ भी विचारपरक लेखन के तहत आते हैं। कुछ अखबारों में संपादकीय पृष्ठ के सामने ओप एड पृष्ठ पर भी विचारपरक लेख, पृष्ठ, टिप्पणियाँ और स्तंभ प्रकाशित होते हैं। संपादकीय लेखन, संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को उस अखबार की अपनी आवाज़ माना जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, संपादकीय को क्या कहते हैं? तो बताना है अखबार की आवाज़। या प्रश्न आ जाए, अखबार की आवाज़ किसे कहा जाता है? तो बताना संपादकीय को। किसे कहते हैं? संपादकीय को अखबार की आवाज़ कहा जाता है। संपादकीय के जरिए अखबार किसी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट करते हैं। संपादकीय किसी व्यक्ति विशेष का विचार नहीं होता, इसलिए उसे किसी के नाम के साथ नहीं छापा जाता। संपादकीय लिखने का दायित्व उस अखबार में काम करने वाले संपादक और उनके सहयोगियों पर होता है। यहाँ पर प्रश्न बनेगा, संपादकीय कौन लिखता है या किसका दायित्व होता है? तो बताएंगे संपादक और उनके सहयोगियों पर होता है या उनका होता है। आमतौर पर अखबारों में सहायक संपादक संपादकीय लिखते हैं। कोई बाहर का लेखक या पत्रकार संपादकीय नहीं लिख सकता। हिंदी के अखबारों में कुछ में 3, कुछ में 2 और कुछ में केवल 1 संपादकीय प्रकाशित होता है। संपादकीय का एक उदाहरण प्रस्तुत है। मूल्यांकन का दायरा। अगले विद्यालयी शिक्षा स्तर से विद्यार्थियों के सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया लागू हो जाएगी। इससे पाठ्यपुस्तकों का बोझ और परीक्षा का तनाव कम करने का सरकार का मकसद किसी हद तक पूरा हो सकता है। इस प्रक्रिया को अपनाने का प्रस्ताव राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का था। फिलहाल लिखित और प्रायोगिक परीक्षाओं के आधार पर मूल्यांकन का प्रावधान है, जबकि विद्यालय में रहते हुए विद्यार्थी की सक्रियता पाठ्यपुस्तकों तक सीमित नहीं होती। वह खेलकूद, संगीत, भाषण, वाद विवाद जैसी अनेक रचनात्मक गतिविधियों में शरीक होता है। गतिविधि: अपने क्षेत्र में किसी समस्या पर 100-250 शब्दों की विशेष रिपोर्ट तैयार कीजिए। उसे अपने शहर या क्षेत्र में प्रकाशित होने वाले अखबार में प्रकाशन के लिए भेजिए। विशेष रिपोर्ट तैयार करने के लिए उस समस्या की तह में जाने की कोशिश कीजिए। समस्या से पीड़ित या परेशान लोगों से बातचीत करने के अलावा संबंधित विभाग के अधिकारियों या कर्मचारियों से भी उनका पक्ष पूछिए। सभी को जो है एक विशेष रिपोर्ट तैयार करनी है। इनका पाठ्यक्रम से सीधे कोई संबंध भले ही न हो, पर ये विद्यार्थी के सीखने समझने की प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। इसलिए इस बात की भी ज़रूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है कि विद्यार्थी का समग्र मूल्यांकन होना चाहिए, यानी पूरा मूल्यांकन होना चाहिए। लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के आधार पर सिर्फ पाठगत ज्ञान और बोध को जांचा परखा जा सकता है। प्रोफेसर यशपाल भी विद्यार्थियों के समग्र मूल्यांकन के पक्षधर रहे हैं। जब NCERT की नई पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करने के लिए उनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, तभी उन्होंने सतत और व्यापक मूल्यांकन की पद्धति अपनाने का सुझाव दिया। अब यह विद्यालयों की जिम्मेदारी होगी कि वे विद्यार्थियों की शैक्षणिक योग्यता के साथ ही उनकी दूसरी गतिविधियों को भी आंकें, यानी कि सहगामी जो गतिविधियां हैं उनका भी जो आंकलन करना होता है, मूल्यांकन करना होता है। इसके लिए 100 में से 20 अंक निर्धारित किए गए
किए गए हैं। इन्हें विद्यार्थी की वार्षिक और बोर्ड परीक्षाओं में प्राप्त अंकों में जोड़ा जाएगा। इस पद्धति के लागू होने से जहां विद्यार्थियों में पाठ्यक्रम से अलग स्कूली गतिविधियों में हिस्सा लेने का उत्साह बढ़ेगा, वहीं अध्यापक भी इनके प्रति अधिक जिम्मेदारी महसूस करेंगे। हालांकि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और हरियाणा बोर्ड के विद्यालयों में आंतरिक मूल्यांकन पद्धति पहले से लागू है और दूसरे कई राज्यों में इस पर विचार चल रहा है, लेकिन इसके अंक वार्षिक या बोर्ड परीक्षा के अंकों में जोड़े जाने का प्रावधान न होने के कारण समग्र मूल्यांकन का मकसद पूरा नहीं हो पा रहा था। NCERT की नई पाठ्यचर्या में विद्यार्थियों को खेल खेल में अपने आसपास के वातावरण और रोजमर्रा की जिंदगी से भी सिखाने पर जोर है, यानी कि अपने आसपास के जीवन से, पर्यावरण से सीखने का जो है प्रेरणा भरा कार्य किया गया। इसलिए प्रस्तावित मूल्यांकन पद्धति से यह प्रक्रिया और पुष्ट होगी। देखा जाता है कि पाठ्यक्रम पर अधिक जोर देने के कारण अनेक विद्यार्थी खेल कूद, सांस्कृतिक, सामाजिक और कलात्मक गतिविधियों में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। अभिभावक भी बच्चों को इनके प्रति उत्साहित या प्रोत्साहित नहीं करते। निजी स्कूलों में सह शैक्षणिक गतिविधियों पर जरूर कुछ ध्यान दिया जाता है, मगर ज़्यादातर सरकारी स्कूल इनके प्रति उदासीन ही दिखाई देते हैं। समग्र मूल्यांकन की पद्धति लागू होने से वे ऐसी गतिविधियां आयोजित करने के लिए बाध्य होंगे। चूंकि इस पद्धति में विद्यार्थी की सामाजिक सक्रियता और अनुशासन जैसे गुणों का भी मूल्यांकन आवश्यक होगा, इसलिए अध्यापकों की भूमिका अध्यापन तक सीमित नहीं रहेगी। शिक्षणेतर गतिविधियों की बाबत अध्यापकों में जागरूकता और जानकारी की कमी भी विद्यार्थियों की कलात्मक, सांस्कृतिक या सामाजिक कार्य संबंधी क्षमताओं के विकास में रोड़ा साबित होती रही है। इसलिए ऐसी गतिविधियों के मद्देनजर अध्यापकों के प्रशिक्षण पर भी ध्यान देना होगा। ये जो संपादकीय है जनसत्ता से लिया गया है, जनसत्ता में प्रकाशित है ये संपादकीय। आगे स्तंभ लेखन। इसी तरह स्तंभ लेखन भी विचारपरक लेखन का एक प्रमुख रूप है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं। उनकी अपनी एक लेखन शैली भी विकसित हो जाती है। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखकर अखबार उन्हें एक नियमित स्तंभ लिखने के लिए जिम्मा दे देते हैं, यानी लिखने का जिम्मा देते हैं। स्तंभ का विषय चुनने और उसमें अपने विचार व्यक्त करने की स्तंभ लेखक को पूरी छूट होती है। स्तंभ में लेखक के विचार अभिव्यक्त होते हैं। एक परिभाषा पूछी जाएगी तो हमें बताना है। स्तंभ एक ऐसा लेखन है जिसमें लेखक विषय अपनी मर्जी से चुनता है। क्या करता है? अपनी मर्जी से विषय का चयन करेगा और उसमें अपने विचार व्यक्त करता है, तो उसे कहेंगे स्तंभ लेखन। क्या कहेंगे? स्तंभ लेखन। और इसकी जो भाषा शैली है वो अपने आप लेखक की मनोभावनाओं के अनुसार जो है विकसित होती है। क्या होती है? उनकी अपनी एक लेखन शैली विकसित होती है और उसी के आधार पर लेखक अपने विचार व्यक्त करता है। भावनाओं के आधार पर विकसित लेखन शैली के आधार पर जो लेख लिखा जाता है और उसका विषय जो है स्वयं लेखक चुनता है अपनी मर्जी से और अपने विचार व्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं? स्तंभ लेखन। बच्चों को स्वाधीन बनाओ। बच्चों को स्वाधीन बनाओ प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस का संपादकीय है। हंस का जो है संपादकीय है। हम स्वतंत्र हैं, ये आज़ादी के दिन हिंदुस्तान का संपादकीय है। ये संपादकीय के उदाहरण है। प्रेमचंद द्वारा हंस पत्रिका जो है संपादित की गई थी। हंस पत्रिका का जो है ये उदाहरण है। बच्चों को स्वाधीन बनाओ, ये संपादकीय का उदाहरण है। प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस में दिया गया है। और ये हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं आज़ादी के दिन के हिंदुस्तान का संपादकीय है। आज़ादी के दिन का हिंदुस्तान का संपादकीय है। ये है कि स्तंभ अपने लेखकों के नाम पर जाने और पसंद किए जाते हैं, यानी कि लेखकों के नाम पे ये जाने जाते हैं और उनको लोग पसंद करते हैं। कुछ स्तंभ इतने लोकप्रिय होते हैं कि अखबार उनके कारण ही जाने पहचाने जाते हैं, अखबार उनके नाम से पहचाने जाते हैं। लेकिन नए लेखकों को स्तंभ लेखन का मौका नहीं मिलता है। संपादक के नाम पत्र। अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर और पत्रिकाओं की शुरुआत में संपादक के नाम पाठकों के पत्र भी प्रकाशित होते हैं। सभी अखबारों में यह एक स्थायी स्तंभ होता है। यह पाठकों का अपना स्तंभ होता है। इस स्तंभ के जरिए पाठक
अपनी जो मुद्दे हैं या अपनी जो राय है वो अखबार को भेजता है। इस स्तंभ के जरिए अखबार के पाठक न सिर्फ अपने विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं बल्कि जन समस्याओं को भी उठाते हैं, यानी कि समाज की जो समस्याएं होती हैं उनको भी इसके माध्यम से उठाते हैं, अखबार में भेजते हैं लिख करके। एक तरह से यह स्तंभ जनमत का प्रतिबिंब है या प्रतिबिंबित करता है जनमत को, जनमत का प्रतिनिधि बिंब माना जाता है इसको। जरूरी नहीं कि अखबार पाठकों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत हो। यह स्तंभ नए लेखकों के लिए लेखन की शुरुआत करने और उन्हें हाथ मांजने का भी अवसर देता है। कहने का आशय है कि संपादक के नाम पत्र जो कॉलम होता है ये नए लेखकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके लिए जो है उत्साह भरा होता है। लेख सभी अखबार संपादकीय पृष्ठ पर समसामयिक मुद्दों पर वरिष्ठ पत्रकारों और उन विषयों के विशेषज्ञों के लेख प्रकाशित करते हैं। इन लेखों में किसी विषय या मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाती है। लेख विशेष रिपोर्ट और फीचर से इस मामले में अलग है कि उसमें लेखक के विचारों को प्रमुखता दी जाती है, यानी कि जो लेख होता है उसके अंदर जो है लेखक के विचारों को ही प्रमुखता दी जाती है। वो फीचर और रिपोर्ट से भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? लेख जो हैं विशेष रिपोर्ट और फीचर से अलग होते हैं क्योंकि इनमें केवल और केवल लेखक के विचारों को प्रमुखता दी जाती है। प्यारे बच्चों, ये गतिविधि है अपने स्थानीय अखबार में संपादक के नाम पत्र कॉलम के लिए 4 सप्ताहों तक हर सप्ताह अलग अलग विषयों एक पत्र भेजिए, यानी कि विषयों के ऊपर आधारित होना चाहिए। पत्रों के शब्द संख्या 50 से 75 शब्दों से अधिक नहीं हो। पहले सप्ताह संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित किसी संपादकीय या लेख में उठाए गए मुद्दे पर अपनी राय भेजिए। अगले सप्ताह अपने शहर की किसी सार्वजनिक समस्या पर पत्र भेजिए। तीसरे सप्ताह मोहल्ले की किसी समस्या पर पत्र भेजिए और आखिरी पत्र में अपने स्कूल से जुड़ी किसी समस्या का ब्यौरा देते हुए चिट्ठी भेजिए। समाचार पत्र में स्तंभ को ध्यान से पढ़िए, क्या उसमें आपका पत्र प्रकाशित हुआ है? कहने का आशय है कि आप समस्याओं पर एक पत्र तैयार करें और अखबार में प्रकाशित होने के लिए भेजें। सूचनाओं पर आधारित होते हैं और लेखक उन तथ्यों और सूचनाओं के विश्लेषण और अपने तर्कों के जरिए अपनी राय प्रस्तुत करता है। लेख लिखने के लिए पर्याप्त तैयारी जरूरी है। इसके लिए उस विषय से जुड़े सभी तथ्यों और सूचनाओं के अलावा पृष्ठभूमि सामग्री भी जुटानी पड़ती है। यह भी देखना चाहिए कि उस विषय पर दूसरे लेखकों और पत्रकारों के क्या विचार हैं। लेख की कोई एक निश्चित लेखन शैली नहीं होती है और हर लेखक की अपनी शैली होती है, लेकिन अगर आप अखबारों और पत्रिकाओं के लिए लेख लिखना चाहते हैं तो शुरुआत उन विषयों के साथ करनी चाहिए जिस पर आपकी अच्छी पकड़ और जानकारी हो। लेख का भी एक प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। लेख की शुरुआत में अगर उस विषय के सबसे ताज़ा प्रसंग या घटनाक्रम का विवरण दिया जाए और फिर उससे जुड़े अन्य पहलुओं को सामने लाया जाए तो लेख का प्रारंभ आकर्षक बन जाता है। इसके बाद तथ्यों की मदद से, यानी कि उनके सहारे तथ्यों की मदद से विश्लेषण करते हुए आखिर में आप अपना निष्कर्ष या मत प्रकट कर सकते हैं। साक्षात्कार या इंटरव्यू। समाचार माध्यमों में साक्षात्कार का बहुत महत्व है। पत्रकार एक तरह से साक्षात्कार के जरिए ही समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट या अन्य कई तरह के पत्रकारीय लेखन के लिए कच्चा माल इकट्ठा करते हैं। तो प्रश्न आएगा, साक्षात्कार का क्या उद्देश्य है? साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बताएंगे। साक्षात्कार जो है फीचर, समाचार, विशेष रिपोर्ट या अन्य कई तरह के पत्रकारीय लेखन के लिए कच्चा माल इकट्ठा करता है। पत्रकारीय साक्षात्कार और सामान्य बातचीत में फ़र्क होता है कि साक्षात्कार में एक पत्रकार किसी अन्य व्यक्ति से तथ्य, उसकी राय और भावनाएं जानने के लिए सवाल पूछता है। साक्षात्कार का एक स्पष्ट मकसद और ढांचा होता है। एक सफल साक्षात्कार के लिए आपके पास न सिर्फ ज्ञान होना चाहिए बल्कि आप में संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य और साहस जैसे गुण भी होने चाहिए। एक अच्छे और सफल साक्षात्कार के लिए यह जरूरी है कि आप जिस विषय पर
और जिस व्यक्ति के साथ साक्षात्कार करने जा रहे हैं उसके बारे में आपके पास पर्याप्त जानकारी हो। दूसरे, आप साक्षात्कार से क्या निकालना चाहते हैं इसके बारे में स्पष्ट रहना बहुत ज़रूरी है। आपको वे सवाल पूछने चाहिए जो अखबार के एक आम पाठक के मन में हो सकते हैं, यानी कि पाठक के मन के विचारों को हमें पूछना चाहिए। साक्षात्कार को अगर रिकॉर्ड करना संभव हो तो बेहतर है, लेकिन अगर ऐसा संभव न हो तो हमें बीच बीच में नोट्स ले लेना चाहिए। सही है कि हमें साक्षात्कार के बीच बीच में जो उत्तर दिए जा रहे हैं उनको नोट करते रहना चाहिए। कहने का आशय है कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके उत्तर हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं तो हमें उनको जो है लिख लेना चाहिए। साक्षात्कार को लिखते समय आप दो में से कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं। एक, आप साक्षात्कार को सवाल और फिर जवाब के रूप में लिख सकते हैं, या फिर उसे एक आलेख की तरह से भी लिख सकते हैं। व्यक्ति चित्र फीचर समाचार का एक उदाहरण है। व्यक्ति चित्र फीचर क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। मुंबई 16 अगस्त। देश को ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुए 57 साल हो चुके हैं, लेकिन 84 साल के गांधीवादी माधवदास ठाकरे से का मिशन अभी तक अनवरत जारी है। अनवरत होता है लगातार, अभी तक जारी है। वे होम्योपैथिक दवाओं से रोगियों का इलाज करते हैं और उनके लिए रविवार का दिन भी अन्य दिनों की तरह ही व्यस्त रहता है। वे सुबह 3 बजे उठकर स्नान कर लेते हैं, उसके बाद बोरीवली स्कूल का दौरा करते हैं, फिर 5 घर तक चरखे से सूत काटने के बाद रोगियों से मिलते हैं। ठाकर से एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी हैं। आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था इन्होंने, और उन्होंने महात्मा गांधी से प्रभावित होकर आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उस समय वे महज 17 साल के छरहरे और आकर्षक युवक थे। उन्होंने बताया कि बापू का आदर्श और उनकी प्रार्थना सभाएं काफ़ी प्रभावित करने वाली थी। स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का फैसला उन्होंने अचानक किया। उनके पिता एक संपन्न व्यापारी थे, लेकिन उन्होंने उनके काम में हाथ बटाने के बजाय देश के लिए काम करना बेहतर समझा। ठाकरे ने बीते दिनों को याद करते हुए कहा, मेरे पिता के अपार धन का कोई मतलब नहीं था। वे ग्रामदेवी स्थित मणि भवन के सामने 6 कमरे के अपने मकान में बैठकर बात कर रहे थे। वे फिलहाल पिता का घर छोड़कर फोर्ट के एक कमरे के फ्लैट में रह रहे हैं और अपनी आय का ज़्यादातर हिस्सा मुफ्त होम्योपैथिक दवाएं बांटने में खर्च करते हैं। उनके माता पिता ने उनकी शादी बुद्धिमान और व्यवहार कुशल मालती से यह सोचकर कराई थी कि वह ठाकरे की सोच में बदलाव ला सकेंगी, लेकिन ठाकरे की प्रतिज्ञा अटल थी। सच्चाई तो यह है कि मालती अक्सर उनके पंपलेट की प्रूफ रीडिंग कर उनकी मदद ही किया करती थी। इस हठ योगी का आज़ादी का जुनून अभी भी उतना ही पक्का है। ठाकरे के 7 बच्चों में से एक उनकी बेटी जयश्री का कहना है, उनका आदर्श आज की दुनिया से अलग है, लेकिन वे अभी तक नहीं बदल पाए। वे कई दिनों तक पानी के बिना रह सकते हैं और किसी को रिश्वत नहीं देते हैं। इटली के वाणिज्य दूतावास में काम करने वाली उनकी बेटी कल्पना मुस्कुराती हुई कहती हैं, वे अभी भी अपने कपड़े खुद धोते हैं और न ही किसी को उपहार देते हैं न लेते हैं। ठाकरे अपने काते हुए सूतों से बने कपड़े ही पहनते हैं। वे खादी और ग्रामोद्योग आयोग में मार्केटिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं। वे याद करते हैं कि किस तरह वे 1904 में गांधीवादी विचारधारा की लेखिका उषा मेहता के पर्चों को लोगों में वितरित करते थे। ब्रिटिश विरोधी पर्चे बांटने के जुर्म में उन्हें 6 महीने की सज़ा भी हुई थी, लेकिन आज की तारीख में वे सिर्फ अपनी कल्पना के अनुरूप जीवन से संघर्ष करते हैं। उन्होंने बताया, राष्ट्रवाद धीमी मौत की तरह समाप्त हो रहा है। आज के राजनेता सिर्फ कुर्सी और सत्ता पाने के लिए ही आतुर रहते हैं। देश के हालात
से वे काफ़ी दुखी हैं, लेकिन 8 साल की उनकी पोती यशस्वी जब उनके पास चरखा काटना सीखने के लिए रोजाना आधा घंटा बैठती हैं तो उन्हें थोड़ा सुकून मिलता है। वे हंसते हुए बताते हैं, मेरी पोती यह सीखने के लिए काफ़ी उत्सुक है। ये एक उदाहरण है, सभी को इसे पढ़ना है, समझना है और इस प्रकार के अन्य उदाहरण भी सभी को पढ़ने हैं और कॉपी में नोट करने हैं। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ पत्रकारीय लेखन के रूप और विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। ये सभी को अच्छे से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है और इससे संबंधित जो प्रश्न हैं अपनी कॉपी में लिख करके याद करने हैं। जब तक अगली वीडियो नहीं आती है तब तक सभी ये काम पूरा कर लें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।